बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में दो बहनें सपना और काजल अपनी विधवा माँ सुरेखा के साथ रहा करती थीं। कुछ समय पहले ही सुरेखा के पति की मृत्यु हो जाने की वजह से दोनों बेटियों की जिम्मेदारी सुरेखा के ऊपर आ जाती है। सुरेखा लोगों के कपड़े सिलकर अपनी बेटियों का पालन पोषण करती थी। सुरेखा की बड़ी बेटी सपना वह बहुत ही होशियार और समझदार थी, लेकिन छोटी बेटी काजल वह पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी नहीं थी और अपनी माँ से पैसे लेकर दोस्तों के साथ उड़ाया करती थी, पार्टी क्या करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी जल्दी से आप मुझे 500 रुपए दे दीजिए, टीचर ने मंगाए हैं। काजल, सपना भी तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ती है, बस तुमसे 2 क्लास आगे है, लेकिन वह तो कभी मुझसे पैसे नहीं मांगती, बस महीने में फीस जमा हो जाती है, लेकिन तुम कभी 500, कभी 1000, कभी 2000 लेती रहती हो। आखिर तुम्हारी टीचर इतने पैसे मंगाती क्यों है बेटा? अरे यार मम्मी, मुझे क्या पता, टीचर ने कहा कि कल 500 रुपए लेकर आने हैं, इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ, तो बस आप मुझे दे दीजिए। बस हमेशा सवाल पे सवाल करती रहती हैं। ऐसा कहकर काजल झूठ बोलकर अपनी माँ से हमेशा पैसे ले जाया करती थी और पार्टी में और अपने दोस्तों के साथ उड़ा दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए सपना काजल को देख लेती है और वह काजल से कहती है, काजल, माँ कितनी मेहनत से सिलाई करती हैं, तब जाकर 4 पैसे कमा पाती हैं। वह हमें पढ़ा रही हैं, 2 समय का खाना खिला रही हैं, यही हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, और तुम उनकी मेहनत की कमाई को इस तरह से उड़ा रही हो। प्लीज मत उड़ाओ, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगाओ ताकि तुम कुछ बनकर माँ की मदद कर सको। ओह हेलो बहन जी, मुझे ज्ञान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और हाँ बहन जी, मैं तेरी तरह नहीं हूँ, बस 24 घंटे पढ़ती रहूँ और माँ के साथ काम में हाथ बटाऊं। मुझे नहीं जीनी ऐसी बोरियत वाली जिंदगी। तुझे क्या लगता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही काट लूं? मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय ना करूं? मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय भी करूंगी, जैसे भी मुझे करने के लिए मिलेगा। और मेरी बात कान खोल के सुन, अगर माँ को तूने इस बारे में बताया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ये बात अच्छी तरह से जान लेना। काजल, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें सही रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है, और ये सब जो तुम कर रही हो ठीक नहीं है। अगर माँ को मैं भी ना बताऊं तो एक न एक दिन माँ को तुम्हारी सच्चाई पता चल ही जाएगी। अभी भी समय है, संभल जाओ, तुम्हारा ही भला होगा। सपना काजल को समझाकर घर वापस आ जाती है और अपना स्कूल का काम खत्म करने के बाद अपनी माँ के साथ सिलाई करने में और घर के कामों में भी मदद करती है। सुरेखा की सपना लाडली बेटी थी, क्योंकि वह ना तो कभी फालतू पैसे खर्च करवाती थी और हमेशा उसकी मदद किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। स्कूल का रिजल्ट आ जाता है। सपना हमेशा की तरह फर्स्ट आती है और काजल पास भी नहीं हो पाती। जब सुरेखा को पता चलता है कि काजल फेल हो चुकी है तो वह आग बबूला हो जाती है और काजल को जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहती है, काजल, तुम फेल कैसे हो सकती हो? अपनी बड़ी बहन को देखो, घर का सारा काम करती है, मेरे साथ सिलाई भी करवाती है, ट्यूशन भी नहीं लगा हुआ, फिर भी फर्स्ट आई है, और एक तुम ट्यूशन भी पढ़ती हो, कोई काम भी नहीं करती, फिर भी फेल हो गई। ऐसा क्यों? मैं कितनी मेहनत करती हूँ, तब जाकर तो स्कूल की फीस जमा हो पाती है। तुम्हें कुछ पता भी है कि कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं? मम्मी, अगर मैं पास नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो पूरी मेहनत की थी, अब स्कूल वालों ने मुझे फेल कर दिया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब हमेशा मुझे ही सुनाती रहती है। इस सपना की बच्ची को तो कुछ नहीं कहती, जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ और इसे की बेटी हो। अब तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर और कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर काजल घर से बाहर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे उसकी कुछ दोस्त मिलती हैं। काजल को इतने गुस्से में देखकर उसकी दोस्त उससे पूछती है तो काजल उनसे कहती है, अरे कुछ नहीं यार, मैंने अपना घर छोड़ दिया। जब देखो माँ चिक 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 करती रहती है। दोस्तों के साथ क्यों घूमती हो, पार्टी क्यों करती हो, पढ़ाई अच्छे से क्यों नहीं करती, और हमेशा उस सपना की बच्ची को लाड प्यार करती है जैसे मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। अपनी बेटी के साथ क्यों कोई ऐसा करता है? इसलिए तो मैंने अपना घर छोड़ दिया। अरे यार काजल, तू भी बेवकूफ की बेवकूफी है। किसी की वजह से तू क्यों घर छोड़े? अगर तेरी माँ तेरी बड़ी बहन से ज्यादा प्यार करती है तो उसे ही रास्ते से हटा दे। उसके बाद तू अकेली रह जाएगी। फिर तेरी माँ सिर्फ तुझसे ही प्यार करेंगी और जो भी पैसे होंगे उन्हें तू ही उड़ाएगी, आपस में बटेंगे भी नहीं। मैं इससे ही कह रही हूँ ना।
अरे हाँ यार काव्या, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। आखिर मैं क्यों घर को छोड़कर जाऊँ? वह सपना की बच्ची माँ की बहुत लाडली है ना। अब देख सपना की बच्ची, मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। मैंने सुना है हमारी पहाड़ी वाला जो रास्ता है वह बहुत खतरनाक है। बहाने से उसे वहाँ ले जाती हूँ और वहाँ छोड़कर आ जाऊंगी और वह कभी वापस नहीं आएगी। यही ठीक रहेगा, मैं जाती हूँ। इस तरह काजल घर वापस आ जाती है और घर आने के बाद सपना से कहती है, सपना दीदी, मेरी प्यारी बहन, तू तो बड़ी है। तू जो मुझे समझाने की बातें करती थी सही करती थी, मैं गलत थी। मुझे तुम्हें और माँ को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बुरी हूँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मैंने तुम दोनों को कितना परेशान किया, लेकिन अब मैं सुधरना चाहती हूँ, तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने जैसा बनाओगी दीदी? हाँ हाँ काजल, क्यों नहीं। तुम मेरी छोटी बहन हो और सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम सुधरना भी चाहती हो, तो इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। ठीक है चलो, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मुझे घर का खाना नहीं खाना। मेरी दोस्त है ना काव्या, उसके भाई की एंगेजमेंट है, उसने इनवाइट किया है तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी। आप चलोगी ना मेरे साथ दीदी? सपना काजल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बेचारी को कहाँ पता था कि उसकी छोटी बहन उसके साथ क्या करने वाली है। वह सीधी सादी काजल के साथ जाने के लिए निकल जाती है और काजल मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। अब भाई का मजा देख। सपना की बच्ची तो कितनी बेवकूफ है, मेरी बातों में यूं ही आ गई। अब मैं तुझे जहाँ लेकर जा रही हूँ ना, वहाँ से तू कभी वापस नहीं आएगी और ना ही मम्मी तेरी कभी तारीफ करेंगी और ना ही कभी मेरी बुराई। हमेशा मुझसे ही लाड प्यार करेंगी, मुझे पैसे उड़ाने के लिए देंगी। बेवकूफ हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल में कैद हो जाएगी। बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर काजल बहुत खुश हो रही थी। बहुत देर हो जाती है, चलते चलते रात भी बहुत ज्यादा हो जाती है। घना जंगल आ जाता है, डरावनी डरावनी आवाजें आ रही थी, जानवरों की भी बोलने की आवाजें आ रही थी। तभी सपना काजल से कहती है, काजल यह तुम मुझे कहाँ पर लेकर आई हो? ये तो मुझे पहाड़ी वाला इलाका लग रहा है और ये जंगल कितना ज्यादा घना है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कितनी खतरनाक खतरनाक आवाजें आ रही हैं, कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए? तुम्हारे दोस्त का घर कहाँ पर है काजल? सपना काजल से पूछती रहती है, लेकिन काजल सपना को कोई जवाब नहीं देती। चलते चलते एक गुफा आ जाती है और काजल सपना को वहाँ छोड़कर वापस आना चाहती थी, लेकिन तभी वह गुफा बंद हो जाती है। यह देखकर काजल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी वहाँ पर दो सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती हैं। दोनों बहनें ना चाहते हुए भी उन सीढ़ियों पर चढ़ जाती हैं और वह सीधा एक ऐसी जगह पर पहुँच जाती हैं जहाँ पर एक तरफ सोने का चांद था और दूसरी तरफ चांदी का चांद था। यह देखकर सपना और काजल दोनों ही घबरा जाती हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और वह कहती है, जादुई सोने और चांदी के चांद की दुनिया में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। जिस जंगल में तुमने चलना शुरू किया था वहाँ पर कोई भी आने की गलती नहीं करता, फिर तुम क्यों आई हो? चुड़ैल जी आप मुझे छोड़ दो। इस सपना की बच्ची को यहाँ पे रखो, चाहो तो इसे खा भी लेना। मैं तो इसे इस जंगल में छोड़ने आई थी और इसे छोड़कर यहाँ से वापस चली जाती। मुझे पता था कि ये जंगल खतरनाक है, लेकिन मैं तो इसे छोड़कर यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन इस सपना की बच्ची की वजह से मैं यहाँ पर फंस गई। देखो मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जाने दो। काजल ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब घर पे जो भी तुमने बातें की वो सब ड्रामा था? तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर लेकर आई थी? मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम इतनी नीच हरकत कर सकती हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम मुझे मारना चाहती हो। देखो आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम दोनों कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। बस बहुत कर ली तुमने बातें, मुझसे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ, मैं किसी को खाती नहीं हूँ। बस अपना रौब जमाने के लिए जंगल में ऐसा लिख रखा है कि यह जंगल खतरनाक है। अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो तुम घर भी वापस जा सकती हो। अगर तुम जादुई सोने के चांद का रास्ता चुनोगी तो तुम्हें वहाँ पर बहुत ही सारी धन दौलत मिलेगी, और अगर तुम जादुई चांदी के चांद का रास्ता चुनोगी तो तुम सिर्फ घर ही जा पाओगी और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन से रास्ते पर जाना चाहोगी।
चुड़ैल जी, मैं तो ज्यादा सोने के चांद के रास्ते पे जाऊंगी, वहाँ की धन दौलत से बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूंगी, एंजॉय करूंगी। मैं नहीं जाऊंगी अपने घर उस गरीब वाली जिंदगी में, मुझे नहीं जीना। कोई बेवकूफी होगा जो इतनी सारी धन दौलत छोड़कर ज्यादा चांदी के चांद के रास्ते पे जाएगा। चुड़ैल जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, वही मेरी सारी धन दौलत है। उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और अब मैं धन दौलत के लालच में अपनी माँ को इस तरह से अकेला छोड़ दूं? नहीं नहीं, मुझे धन दौलत नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए। इसलिए मैं जादुई चांदी के चांद के रास्ते पर जाकर अपने घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम दोनों के रास्ते खुल चुके हैं, तुम दोनों अपने अपने रास्ते पर जा सकती हो। ऐसा कहकर चुड़ैल काजल के लिए जादुई सोने के चांद का रास्ता खोल देती है, जिस पर वह खुशी खुशी चलना शुरू कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ सपना के लिए जादुई चांदी के चांद का रास्ता खोल देती है, जिस पर सपना भी खुशी खुशी चलना शुरू कर देती है। और कुछ ही देर में सपना सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है। काजल जादुई सोने के चांद के रास्ते पर जितना चल रही थी उतना ही खुश हो रही थी, क्योंकि वह जितना आगे जा रही थी धन दौलत की चमक उसे और आगे लेकर जा रही थी, क्योंकि जगह जगह सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, पैसा ही पैसा पड़ा था। यह देखकर काजल बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अरे मैं कितनी ज्यादा समझदार हूँ, मैंने कितना अच्छा फैसला लिया यहाँ पर आकर। कितनी सारी धन दौलत है, इतनी सारी धन दौलत मैं सारी जिंदगी बारिश की तरह बहाऊं तब भी खत्म नहीं होगी। और वहीं दूसरी तरफ मेरी बेवकूफ बहन जादुई चांदी के चांद के रास्ता चुना, जहाँ उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। बेवकूफ जाकर गरीबों वाली जिंदगी जिएगी और मैं यहाँ धन दौलत से ऐशी ऐश करूंगी, ऐशी ऐश। ऐसा सोचकर काजल बहुत खुश हो रही थी और वह धन दौलत के लालच में आगे चले जा रही थी और वह चलते चलते एक काली गुफा में पहुंच जाती है। वहां पर काजल को कोई और नजर नहीं आ रहा था और सभी सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात सब गायब हो जाते हैं। काजल बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह उस गुफा के अंदर फंस जाती है। तभी एक आवाज आती है, काजल, कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। तुम अपनी बहन को मारना चाहती थी, लेकिन अपने जाल में खुद ही फंस गई। तुम्हें यहाँ से निकलने का एक मौका मिल रहा था, लेकिन तुमने वह भी गंवा दिया धन दौलत की लालच में आकर। तुमसे अच्छी तुम्हारी बहन है, उसने सोने हीरे जवाहरात की धन दौलत का लालच नहीं किया, बल्कि अपनी माँ की ममता की धन दौलत का लालच किया और वह अपनी माँ के पास है। और तुम यहाँ इस काली गुफा में रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। काजल बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वह जादुई सोने के चांद की दुनिया से कभी वापस नहीं आती, हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाती है। काजल को उसके बुरे कर्मों का और लालच का फल बहुत अच्छी तरह मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सपना के अच्छे स्वभाव और उसने लालच नहीं किया, इसलिए वह अपनी माँ के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी बिताती है। बहुत समय पहले की बात है, दूर किसी मोतीपुर नामक गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। पूजा की मां की मृत्यु होने के बाद पूजा अकेली ही रहने लगी, जिस वजह से दीपक ने अपनी बेटी के लिए उसने शीला नाम की लड़की से शादी करी, जिसकी एक प्रिया नाम की बेटी थी। शीला ने प्रिया और पूजा दोनों को ही एक समान प्यार दिया, लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए शीला का ध्यान सिर्फ प्रिया पर ही जाते गया। ये बात पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि अब उसकी माँ उसको पहले जैसा प्यार नहीं करती। और समय के साथ साथ शीला ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। हर सौतेली माँ की तरह शीला ने भी पूजा के साथ सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया और साथ साथ प्रिया भी पूजा को पसंद नहीं करती थी। शीला सिर्फ अपनी बेटी प्रिया से ही प्यार करती और बेचारी पूजा को समय पर खाना भी नहीं देती और हमेशा ही उसे काम न करने पर ताने मारती रहती। पूजा बहुत ही अच्छे और ईमानदार स्वभाव की लड़की थी, लेकिन प्रिया अपनी माँ की तरह ही बहुत घमंडी और लालची थी। और हर सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। भले ही शीला और प्रिया पूजा के साथ सौतेला व्यवहार करती, लेकिन पूजा ने हमेशा से ही उन दोनों को अपना माना। इतने अत्याचार करने के बाद भी
आज तक पूजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी उसे दिल से बहुत बुरा लगता कि उसकी सौतेली बहन और सौतेली माँ उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। शीला पूजा से काम करवा रही थी, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब शीला पूजा से ज्यादा काम करवाने लगी और उसको 2 दिन में एक बार ही खाना देती, वो भी अगर काम पूरा होता तब। और प्रिया का क्या था, वो अपनी जिंदगी में बहुत मजे कर रही थी और बहुत ही खुशी से रह रही थी। वो अपनी माँ को बिना बताए भी कहीं घूमने चली जाती तो शीला उसे कुछ नहीं कहती, और अगर वहीं पूजा किसी काम से बाहर जाती तो शीला उसे मारती और खाना भी नहीं देती। दीपक को इन सारी बातों का कुछ नहीं पता था, क्योंकि दीपक के आते ही दिखाने के लिए शीला घर के काम करने लगती और पूजा के ऊपर प्यार जताने लगती। पूजा डर से कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि शीला ने उसे धमका रखा था। अब वो यही सोचती थी कि इससे अच्छे तो वो अकेली ही रहती, क्योंकि उसकी सौतेली माँ के आने से उसके ऊपर बस अत्याचार ही हो रहा था। जब भी दीपक आता तो पूजा चाहती कि वो सारी बातें अपने पिता को बता दे, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि शीला ने कह रखा था कि अपने पिता को ये सारी बातें नहीं बताना, वरना वो उसकी बहुत पिटाई करेगी। और यही सोचकर पूजा ने अभी तक अपने पिता को कुछ नहीं बताया। पूजा एक समय पर ही खुश रहती, वो रात के समय जब उसके पिता आ जाते, वो थोड़ा समय अपने पिता के साथ बिताती और खुशी खुशी रात में सो जाती, वरना पूरे दिन वो उदास ही रहती। काम करते करते वो बहुत थक जाती, लेकिन शीला या प्रिया को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शीला तो बस यही चाहती थी कि उसके घर का काम होते रहे। शीला को पूजा से कोई भी मतलब नहीं था, वो काम के लिए ही पूजा से बात करती, वरना प्रिया और शीला पूजा से बहुत नफरत करती। वैसे ही दोनों के दोनों बेचारी पूजा को हर वक्त ताने मारती रहती कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई और हमारे पल्ले छोड़ गई। किसी तरह पूजा अपनी उदास जिंदगी जी रही थी। रात को वो घर का सारा काम करके लेट सोती और सुबह सुबह जल्दी उठती। उसको थोड़ा ही समय मिलता आराम करने का, लेकिन अगर शीला उसे दिन में आराम करते वक्त देख लेती तो उसको बहुत मारती। एक दिन पूजा आराम से बैठकर खाना खा रही होती है, तभी शीला आती है और कहती है, अच्छा जी, तो ये महारानी आराम से बैठकर खाना खा रही है, शायद इसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्यों रे करम चली, इतने देर से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता? माँ, मैं बस खाना खा रही थी, मुझे थोड़ी ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले खाना खा लेती हूँ, फिर घर के काम कर लूंगी। हाँ, अब तो तुझ घर की नौकरानी है, ज्यादा महारानी बनने की कोशिश मत कर, जा कामों में लग जा। हाँ माँ, थोड़ा सा ही खाना बचा है, खा लेती हूँ, फिर कर दूंगी। अच्छा, तो अब तेरी तो जबान निकल आई है, कुछ दिनों से तू मेरे को जवाब देने लगी है। तेरी इतनी हैसियत नहीं कि तू मुझे अब उल्टा जवाब दे। एक तो तुझे इस घर में रहना और खाना दे रही हूँ, लेकिन फिर भी इन्हें आराम चाहिए, दिन भर बस आराम ही करती रहती है। माँ, ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आप मुझसे इतना काम क्यों करवाती हैं? क्यों करवाती हूँ? क्योंकि तू मेरी सौतेली बेटी है। पहले भी तो आप मुझे प्यार करती थी ना, लेकिन आप अब सिर्फ प्रिया को ही प्यार करती हैं। आप जितना काम मुझसे करवाती है, उतना काम अगर आप प्रिया को कहेंगे तो प्रिया तो उसका आधा काम भी नहीं करेगी। मैं अपनी बेटी को काम करने के लिए क्यों कहूँगी? वो मेरी बेटी है और मैं चाहती हूँ कि वो एकदम ऐशो आराम से रहे। उसे बड़ा करके मुझे नौकर नहीं बनाना है। हाँ तो माँ, मुझे भी बड़ा होकर नौकर नहीं बनना है। अब मैं परेशान हो चुकी हूँ आपके तानों से, और मैंने सोच लिया है कि आज मैं पिताजी को बता दूंगी कि आप मुझ पर कितने अत्याचार करती हो। अच्छा ठीक है, बताती हो, शायद तुझे पता नहीं कि उसके बाद तेरा क्या होगा। जो भी होगा देखा जाएगा, पर आज मैं पिताजी को बता दूंगी। सुशीला को बहुत गुस्सा आता है और वो पूजा का हाथ पकड़ती है और बाथरूम में जाकर उसे बंद कर देती है। माँ, माँ, खोलो दरवाजा, मुझे माफ कर दो, मैं पिताजी से नहीं कहूँगी, मुझे माफ कर दो। इतनी जल्दी तो ये दरवाजा नहीं खुलने वाला, जब तक तेरे पिता नहीं आ जाते तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। बड़े जबान चलने लगी है तेरी। माफ कर दो माँ, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगी और आपके बोलने से पहले घर के सारे काम कर दूंगी।
अब तो जितनी मर्जी माफी मांग ले, अब ये दरवाजा तो रात को ही खुलेगा। अंदर बाथरूम में पूजा बहुत रो रही होती है, लेकिन जैसा कि शीला ने कहा कि रात को ही दरवाजा खुलेगा और वैसा ही होता है। शीला रात को ही दरवाजा खोलती है। फिर पूजा शीला से माफी मांगती है। ये दिन शायद तुझे याद रहेगा, अब मुझसे जबान लड़ाने से पहले ये दिन एक बार याद कर लियो। ऐसे ही किसी तरह पूजा की जिंदगी बीत रही थी। एक दिन शीला पूजा को दूसरे गांव से अपने लिए चूड़ियां लाने को कहती है। अरे पूजा, दूसरे गांव में जाकर मेरे लिए चूड़ियां लानी है तुझे। लेकिन माँ, चूड़ियां तो यहाँ पर भी मिल जाएगी। मैंने बोला ना तुझे उसी गांव से चूड़ियां लानी है। मैं हर बार उसी गांव से चूड़ियां लाती हूँ, वहाँ पर चूड़ियां बहुत अच्छी मिलती है। माँ, हर बार आप जाती हैं, तो इस बार भी आप चले जाइए, क्योंकि मैं अकेले इतनी दूर कैसे जाऊंगी। कैसे जाएगी का क्या मतलब है? इतना भी दूर नहीं है वो गांव, बीच में एक जंगल पड़ता है, चली जाइयो। पूजा ने अपनी माँ को ज्यादा बातें नहीं बोली और वो उदास मन से ही दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ी। जैसा कि शीला ने कहा था कि बीच में एक जंगल पड़ता है, वैसे ही गांव के बीच में एक जंगल पड़ता था। जब पूजा जंगल में पहुंची तो उसे थोड़ी भूख लगने लगी और वो जंगल में आकर फल ढूंढने लगी। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उसे एक फल का पेड़ दिखाई दिया। उसने फल तोड़े और वो थोड़ी देर बैठकर खाने लगी। और जब वो आगे गई तो उसे वहाँ पर एक गुफा दिखाई दिया और गुफा के अंदर 2 रास्ते थे। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी प्रकट हुई। गुफा के अंदर जादुई 2 रास्ते हैं, एक अच्छाई का है और एक बुराई का। अच्छाई के रास्ते पर तुम्हें बहुत सारा ज्ञान और शक्तियाँ मिलेगी, लेकिन बुरे रास्ते पर तुम्हें बहुत सारा पैसा धन मिलेगा। अब तुम बताओ तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है? मैं अच्छाई के रास्ते पर जाना चाहती हूँ। माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। पैसा तो आता रहेगा, लेकिन ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं। मैं अच्छाई के रास्ते पर जाऊंगी। ठीक है, तुम अच्छाई के रास्ते पर चली जाओ। और फिर पूजा अच्छाई के रास्ते पर चली जाती है। अच्छाई के रास्ते पर जाते ही उसे एक बूढ़े बाबा दिखते हैं। उन्हें बहुत प्यास लग रही होती है। बाबा जी, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? बेटी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। फिर पूजा अपने चारों तरफ देखती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक नदी दिखती है। वो नदी में से पानी लाती है और उन बूढ़े बाबा को पिला देती है। बूढ़े बाबा खुश हो जाते हैं और पूजा का धन्यवाद करते हैं। फिर पूजा और आगे जाती है। तब एक छोटा बच्चा दिखता है जिसकी बॉल पेड़ में फंसी हुई थी। दीदी, मेरी बॉल पेड़ में फंस गई, उतार दोगी क्या? हाँ, मैं अभी तुम्हारी बॉल पेड़ से उतार देती हूँ। फिर पूजा उस छोटे बच्चे की बॉल पेड़ से उतार देती है। वो छोटा बच्चा भी पूजा को थैंक यू बोलकर फिर से खेलने लगती है। पूजा भी और आगे जाती है। तभी उसे एक परी दिखती है और वो कहती है, तुमने अच्छाई का रास्ता चुनकर बहुत अच्छा किया। तुम दिल की बहुत अच्छी हो और तुमने सभी की मदद की। उन बूढ़े बाबा को पानी पिलाया और उस छोटे बच्चे की बॉल उतार दी। और जैसा कि तुम्हें एक जादूगरनी ने बताया कि तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें और शक्तियाँ मिलेगी, मैं ही तुम्हें ज्ञान और शक्तियाँ दूंगी। जिसके बाद परी पूजा को बहुत सारी ज्ञान की बातें और कुछ शक्तियाँ भी देती है। फिर पूजा खुशी खुशी गुफा से बाहर आ जाती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और वो बहुत खुश थी। वो सोचती है कि अभी तो उसे चूड़ियाँ लानी है। अरे, अभी तो मुझे चूड़ियाँ भी लानी है और शाम होने को आई, बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, जल्दी से चली जाती हूँ। पूजा के इतना कहते ही उसके सामने चूड़ियाँ आ जाती है। फिर उसे याद आता है कि परी ने उसे ज्ञान के साथ साथ जादुई शक्तियाँ भी दी है। वो बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से चूड़ियाँ लेकर घर चली जाती है। पूजा के हाथों में चूड़ियाँ देख शीला उससे कहती है, अरे, तू इतनी जल्दी चूड़ियाँ कहाँ से ले आई? माँ, आपने बोला था ना दूसरे गांव से चूड़ियाँ लानी है, तो मैं वहीं से लाई हूँ। अच्छा, ठीक है, अब रात का खाना भी बनाना है, जाकर जल्दी बना दे। ठीक है माँ, मैं अभी खाना बना देती हूँ। फिर वो सोचती है,
मेरे पास तो जादुई शक्ति है, जादुई शक्ति मेरे घर का खाना बना दो। और वो देखती है कि उसका सारा खाना बना हुआ है। वो खुश हो जाती है और ऐसे ही अब शीला जो भी कहती, पूजा तुरंत ही वो सारा काम खत्म कर देती। लेकिन शीला को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो अब इतनी जल्दी काम कैसे कर देती है। और अब वो ज्यादा शीला से खाना भी नहीं मांगती, क्योंकि वो अपनी जादुई शक्तियों से ये खाना भी लाती थी और खा लेती थी। शीला को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी बेटी प्रिया को सारी बातें बताती है। अरे बेटी, प्रिया को कुछ दिनों से देख रही हूँ, ये लड़की घर का सारा काम कर लेती है और वो भी इतनी जल्दी जल्दी। इसने आज तक इतनी जल्दी काम नहीं किया। हाँ माँ, और मैं भी देख रही हूँ इसके पास 2-3 नई फ्रॉक भी आ गई है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें पता लगाना पड़ेगा। हाँ, हमें पता लगाना चाहिए कि क्या बात है। ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटी पूजा के पास जाती हैं। फिर शीला कहती है, पूजा अब सारी बातें सच सच बता दे। कुछ दिनों से देख रही हूँ तो घर के सारे काम जल्दी कर लेती है और तेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े भी है। बता फिर ये सब तू कैसे करती है? फिर क्या था, भोली भाली पूजा दोनों माँ बेटी को सारी बातें बता देती है। दोनों के ही मन में लालच आ जाता है। बेटी, तूने सुना ना, तो एक काम कर, तू भी उस गुफा के पास जा और तू इसमें बुराई का रास्ता चुनियो। ये लड़की तो पागल है जो कि ज्ञान की बातें सुनकर आई है। तो बुराई के रास्ते पर जाइयो और वहाँ से बहुत सारा सोना पैसा लेकर आइयो, फिर हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। माँ, लालच गलत बात है। बुराई के रास्ते पर जाने के बाद ऐसा ना हो कि प्रिया के साथ कुछ बुरा हो जाए। तुझसे किसी ने तेरी राय नहीं मांगी है। मेरी बेटी बुराई के रास्ते पर ही जाएगी और देखियो वो वहाँ से बहुत सारा सोना पैसा लेकर आएगी। तेरी तरह नहीं है वो, बेवकूफ कहीं की। फिर पूजा के बताए हुए रास्ते पर प्रिया चली जाती है और जिस तरह पूजा को जादूगरनी मिली थी, उसी तरह प्रिया को भी जादूगरनी मिलती है। और जादूगरनी ने उसे अच्छाई के रास्ते पर क्या होगा और बुराई के रास्ते पर क्या होगा वो सारी बातें बताती है। और प्रिया अपनी माँ के कहने पर बुराई के रास्ते पर चली जाती है। प्रिया सीधा सीधा बुराई के रास्ते पर जाने लगती है। बुराई के रास्ते पर जाते जाते उसे एक चुड़ैल मिलती है। मुझे पता है तुम बहुत सारा पैसा और सोना लेने के लिए आई हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन करने होंगे। प्रिया तो लालच में बिल्कुल डूबी हुई थी। वो बिना पढ़े और बिना कुछ सोचे समझे उस कागज पर साइन कर देती है। चलो, तुमने इस पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब तुम यहाँ पर खुदाई करो, फिर तुम्हें बहुत सारा सोना मिल जाएगा। और चुड़ैल के कहने पर प्रिया वहाँ पर खुदाई करने लगती है, लेकिन बहुत खुदाई करने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता। अरे, खुदाई करते करते तो मेरे हाथ में दर्द होने लगा। यहाँ पर कुछ है भी या नहीं, या तो मुझे पागल बना रही हो? पागल तो तुम बन चुकी हो। तुमने बिना पढ़े इस पेपर पर साइन कर दिया। इसमें लिखा था कि तुम्हें अपना एक पैर मुझे देना होगा और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अब तुम्हें मुझे एक पैर देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपना पैर नहीं दूंगी। ये सारी बातें तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। तुम लालच में इतनी खोई हुई थी कि तुमने पढ़ा ही नहीं, पर ये तो तुम्हारी गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। प्रिया मना करती रहती है, लेकिन फिर भी चुड़ैल प्रिया का एक पैर निकालकर अपने टूटे हुए पैर लगा देती है और खुश हो जाती है। फिर प्रिया वहाँ से उदास मन से आ जाती है और जब वो घर जाती है तो उसकी माँ देखती है कि प्रिया का एक पैर नहीं है। अरे बेटी, ये कैसे हुआ? माँ, उस चुड़ैल ने मेरे एक पैर ले लिया। मैंने कहा था ना माँ, बुराई के रास्ते पर जाने के बाद प्रिया के साथ कुछ बुरा जरूर होगा, और वैसा ही हुआ। लेकिन बेटी, हुआ क्या, मुझे बताओ। फिर प्रिया अपनी माँ को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो शायद जिंदगी में कभी लालच नहीं करते।